मैं और अथर्व मस्त ऑटो में बैठे पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे। मेरी लिमिट से ज्यादा कमीना है तू साले। मेरे ही बाप को चूना लगा दिया, वो भी 10,000 का। यार देख, आइडिया उनका ही था। गरीब आदमी का बुरा नहीं होना चाहिए ना। अब मेरा बाप तो 350 देने में मेरी वाट लगा देता है। 3,500 मांगने पर तो मेरा मर्डर करके जमुना में बहा देता। हाँ साले, तू तो सबसे बड़ा ही बेचारा है। अब बता प्लान क्या है? पापा ने मुझे पैसे दिए थे, 10,000 उसकी तरफ बढ़ा दिए। ना भाई, मुझे ये सब भसड़ से दूर ही रख और तू ही मैनेज कर। तेरी तो मैथ भी अच्छी है, मैं भूल जाऊंगा। तेरे पास कितने बचे हैं? वो 12,000 में से 5,000 पार्किंग वाले को दिए। 12 नहीं 13 दिए थे पापा ने। 13 में से बता। अथर्व ने फ्रस्ट्रेट होते हुए सारे पैसे बाहर निकाल दिए। अरे यार, ले तू गिन और तू रख। मुझे बस एक 100 का नोट दे दे बस। मैंने गिने, उसके पास 5,800 बचे थे। मैंने 300 उससे दे दिए। ये रख। अब 5,500 और 10,000 मिलाकर हुए 15,500। कल पापा से 12,000 रुपए और ले लियो। अब कितने होंगे? हक भोसड़ी के, कॉमर्स पढ़ता है और 15 + 12 कैलकुलेट करने के लिए मुझसे पूछता है। सुन, अभी करना यह है कि पुलिस स्टेशन चलते हैं। वहां से हेलो अंकल सॉरी प्लीज करके चालान को 10,000 से नीचे ले आएंगे। बाकी जो बचेगा उसे तेरी गली में वो अग्रवाल अंकल की शॉप है ना, उनके थ्रू बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। बैंक में क्यों? कल उस चूतियों को पेमेंट करनी है ना। यस माय डियर वॉटसन, इसी के लिए तो जमा कर रहे हैं। कल उसको 10,000 देने हैं। हम आधे पैसे कैश देंगे और बाकी पेटीएम। है? वो चीटिंग का अमाउंट पेटीएम क्यों लेगा? उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। और हम चीटिंग का अमाउंट पेटीएम क्यों करेंगे? ताकि हमारे पास कोई तो प्रूफ रहे कि हमने उसे पैसे दिए हैं। कम से कम 1-2 ट्रांजैक्शन तो हो। वैसे मैं तो चाहूंगा कि हम रोज उसको पेटीएम या यूपीआई से ही ट्रांसफर करें। तुझे अगर इतना ही डाउट है तो सीधे राधिका के पास चलते हैं ना। मैं अकेले में पर्सनली पूछ लेता हूँ। नहीं बे, उसने पहली तेरी गांड सुझाई हुई है, अब की तेरी टांग तोड़ देगी। टांग तोड़वाने का एक्सपीरियंस हो गया है मुझको। अगर तू कॉन्फिडेंट नहीं है तो एक बार और ट्राई कर लेंगे। पर देख, बाप ने दिल पे माउंटेन रख के पैसे दिए हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो ले लेगा हम दोनों की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस स्टेशन आ चुका था। मैं खुद को पुलिस वालों से बार्गेनिंग करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था, पर अपने घर में आराम से लेटी सुहानी को एक अलग चुल काट चुकी थी। शाम के 5 बजे सुहानी अपने रूम से दबे पांव बाहर निकली और नीचे ग्राउंड फ्लोर जाने लगी। नीचे पहुंचकर उसने देखा गुंजा आंटी तो सो रही थी, लेकिन किसी भी टाइम उठ सकती थी। सुहानी चुपचाप उनके बेडरूम में गई और अपना फोन ढूंढने लगी। ड्रेसिंग टेबल पर, बेड साइड टेबल पर और यहाँ तक कि अलमारी में देखने के बाद भी उसे मोबाइल नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी पिलो के नीचे मोबाइल रखकर सो गई हो? सुहानी अंडर द पिलो हाथ डालने लगी। ये काम रिस्की था। हल्की सी आहट होने पर भी आंटी उठ सकती थी, पर सुहानी इस टाइम पर प्यार में थी और प्यार में जब तक रिस्क ना लिया जाए तब तक फीलिंग ही नहीं आती कि प्यार किया है। उसने जैसे ही पिलो के नीचे हाथ डाला, गुंजा आंटी ने करवट ले ली और उसका हाथ दब गया। ओह शिट, अब क्या करूं? उसकी फिंगर्स से मोबाइल टच तो हो रहा था पर हाथ में नहीं आ रहा था। वो वहीं बेड के पास बैठ गई और अपने फंसे हाथ के फ्री होने का वेट करने लगी। 5 मिनट निकले, 10 मिनट बीते। मम्मी की देखा देखी में सुहानी को भी नींद आने लगी। उसका हाथ अभी भी पिलो के नीचे ही था। उसने बेड पर ही सर टिका लिया और आंख बंद कर ली। 10-15 मिनट बाद सुहानी का हाथ दर्द करने लगा होगा। उसने नींद में हाथ खींचा। गुंजा आंटी की आंख खुली। सेम टाइम पर सुहानी भी उठी और गुंजा आंटी की तरफ देखा। नींद से उठते ही अपनी बेटी को ऐसे मुंह के सामने बाल खोले बैठा देख गुंजा आंटी चीख पड़ी। मम्मी! गुंजा आंटी अचानक उठ के बैठ गई। तू यहाँ क्यों बैठी थी? पागल कहीं की, डरा दिया मुझे। देख दिल कैसे धक धक कर रहा है। सुहानी कोई बहाना सोचने लगी। वो मैं मुझे भूख लग रही थी, यहाँ ही तो आप सो रही थी, फिर आप सोती हुई इतनी प्यारी लग रही थी, एकदम छोटी बच्ची जैसी। सुहानी पर मेरी संगत का असर हो रहा था। झूठ बोलना वो भी सीख रही थी। गुंजा आंटी शर्मा गई। शर्माई तो स्माइल करने लगी। हट पगली, क्यूट तो तू लगती थी सोती हुई। इतनी सी हुई थी तू, चुहिया जैसी।
हाय, मैं मर ही गई थी तेरी डिलीवरी के टाइम, और ये तेरे पापा है ना। मम्मी मम्मी सुनो ना, पहले कुछ खिला दो, फिर सुनूंगी ना मैं आपकी डिलीवरी की स्टोरी, पक्का। गुंजा आंटी ने सबसे पहले सुहानी का माथा छुआ। चल शुक्र है, बुखार तो उतर गया तेरा, तभी भूख लगी तुझे, रुक लाती हूँ। गुंजा आंटी ने सुहानी को एक चपाट मारी और उठकर किचन जाने लगी। सुहानी ने उनके रूम से निकलते ही पिलो के नीचे हाथ डाला तो उसे मोबाइल तो मिला, पर वो मोबाइल उसका नहीं था। सेम टाइम पर आंटी वापस आ गई। अरे सुई, मेरा फोन रखा है, दियो। ओहो। गुंजा आंटी ने सुहानी के हाथ में उनका फोन देख लिया और सारा सीन समझ गई। अच्छा, तो मोबाइल ढूंढने आई थी और जब नहीं मिला तो बहाना बनाने लगी कि मम्मी आप प्यारी लग रही थी, आने दे तेरे पापा को। मम्मा ऐसा मत कहो ना, आप सच में प्यारे लग रहे थे, बट मुझे मेरा मोबाइल तो दो, आपको अपने पास ही रखना था तो दिलाया क्यों? मतलब तेरा बुखार अभी नहीं उतरा? उस छिचोरे को कॉल करना है ना तुझे। मम्मा वो छिचोरा नहीं है, ही इज वेरी जेंटल एंड नाइस, वो हमेशा क्लास में टॉप 3 पोजीशन लाता है। माँ मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे मत पढ़ा, वो हमेशा सेकंड आता है, पता है क्यों? क्योंकि तू फर्स्ट आती है। इस बार वो टॉप करे इसलिए तेरा माइंड डाइवर्ट करने में लगा हुआ है। नहीं ना मम्मा, वो ऐसा नहीं है, मुझे पता चल गया है वो कैसा है। तू और बहस करेगी तो थप्पड़ खाएगी मुझसे। तू क्या समझती है मुझे पता नहीं क्या क्या किया है उसने रात में? मैं तो हैरान हूँ कि तू उसे डिफेंड क्यों कर रही है। तेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुझे उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए, वो कुछ ना बोली। तू मेरा मुंह मत खुलवा बेटा, तेरे पापा के पास टाइम बहुत कम रहता है, वो पैसा कमाने में बिजी है। मैं अभी उन्हें बता दूंगी तो पता है ना क्या होगा। मैं समझती हूँ तू जिस एज में है उसमें कैसा लगता है, फिर भी जो हुआ ये सब, ये बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है मामा? बी स्पेसिफिक। मैंने उसको घर आने दिया, ये ज्यादा है, या मैंने उसके साथ सेक्स कर लिया, ये? सुहानी पूरी बात भी नहीं बोल पाई कि गुंजा आंटी ने थप्पड़ मार दिया। मैं और अथर्व सेम बेंच पर बैठे थे। शाम के 5:30 हो चुके थे, पर बाइक रिलीज करने वाले ऑफिसर अभी तक फील्ड से लौटकर नहीं आए थे। मैं बार बार भगवान जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एएसआई रघुवीर को सामने मत लाना, लेकिन भगवान जी आज मेरे मजे लेने के मूड में ही थे। एएसआई रघुवीर ने हम दोनों को बुलाया। मैं तो सोच रहा था कि वो बतलाता रिवेंज लेगा, पर उसका मन देखकर तो लग रहा था कि जैसे उसे बीती बातें याद ही नहीं थी। चालान 12,000 का है, इसमें या तो ड्राफ्ट लगेगा या ऑनलाइन जमा होगा। कैश चालान बंद हो रखा है, इसकी पेमेंट कर दो और रसीद लेकर सोमवार को आ जाओ, मंगलवार को गाड़ी मिल जाएगी। सर मतलब ट्यूसडे नाइट हमें यहीं रुकना होगा? मैंने अथर्व का हाथ दबाया। एएसआई ने हमें घूर कर देखा। बड़ी आग लगी है तुझे थाने में रात बिताने की है? ये बात अब मुझे फील हुआ कि मैं महाआलसी प्लस कमीने पुलिस वाले एएसआई रघुवीर के सामने बैठा था। अरे नहीं नहीं सर, वो थोड़ा जल्दी हो जाता तो। अभी तो तेरी सारी हड्डियां भी नहीं जुड़ी है, तुझे फिर तुड़वाने की जल्दी होने लगी। चल कोई ना, जल्दी है तो थाने के बाहर जा, सुमित साइबर कैफे वाला है, उसको बोल दे, वो कैश लेके ऑनलाइन चालान भर देगा। वो चालान लेके मेरे पास आ जा, मैं तेरी फटफटिया कल दोपहर तक रिलीज करवा दूंगा। मैं तो सोच रहा था कि खर्च कुछ कम करवाऊंगा, पर अथर्व की बकबक से तो खर्च बढ़ता जा रहा था। मैंने इस चूतिए को चुप कराने की कोशिश की, पर साला नहीं माना। ये तो ऐसे बाइक लेने की जल्दी कर रहा था जैसे कल ही लद्दाख की ट्रिप पर निकलना हो। सर प्लीज कोई रास्ता निकालिए ना, आज ही मिल जाए, कल से एग्जाम शुरू है। तो तू एग्जाम देने बाइक से जाएगा? चल खैर, मैं क्यों सर धुनूं, उसी को बोल दियो कि कल नहीं आधी चाहिए, वो समझा देगा। कौन सर? सुमित, जा आप सर मत खा मेरा। आधे घंटे तक इधर उधर खोपड़ी घुमाने के बाद हमें सुमित की शॉप मिली। मैं गारंटी के साथ कह सकता था कि इससे बड़ी शॉप तो पुरानी दिल्ली के पान वालों की होती है।
सदर बाजार में कच्चे बेचने वाले भी इससे बड़ी जगह पर बैठते हैं, पर पर्सनैलिटी से वो पुराने अदनान सामी का छोटा वर्जन लग रहा था। उसके डबल एक्सेल साइज की वजह से भी ये शॉप बहुत छोटी लग रही थी। हमने सुमित को एएसआई रघुबीर से हुई सारी बात बताई। उसने बड़े ध्यान से सुनी, फिर एक कंधे से बैग में से टैबलेट निकाला, उसके साथ छोटा सा कीबोर्ड अटैच किया और बोला, हो जाएगा सर, आज ही मिल जाएगी। ठीक है, कर दो चालान क्लियर। ठीक है, 20,000 कैश निकालो। 20,000 रुपए सुनते ही हम दोनों की किडनी कांप उठी।